आज हम लोग को पढ़ना है जीएसटी। तो चलिए देखते हैं जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, तो उसको आज हम लोग को कवर करते हैं। सबसे पहले देखो, जीएसटी इज स्टैंड फॉर, तो जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब पहला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज जीएसटी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज जीएसटी, तो हम लोग का बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है पता है क्या आंसर होता है? गुड्स एंड सर्विसेज It टैक्स। is a the GST is a destination based tax. बिल्कुल सही। चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी लाइन जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। और जब आपसे पूछा जाए जीएसटी का फुल फॉर्म या जीएसटी स्टैंड फॉर, तब आप बताएंगे इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज ड्यूल जीएसटी। ड्यूल जीएसटी किसे कहते हैं? CGST and SGST. एग्जैक्टली ड्यूल जीएसटी होता क्या है? सॉरी सर इस मतलब जो होता है सेंट्रल में जो होता है सेंट्रल GST एंड स्टेट में तो स्टेट GST. बिल्कुल सही। अगर हम लोग बात करें क्या, नॉर्मली एवरी कंट्री हर जगह तो सिंगल जीएसटी चलती है, लेकिन इंडिया में जाहिर सी बात है ड्यूल जीएसटी चलती है, बिकॉज यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। और सबसे पहला ड्यूल जीएसटी का कंसेप्ट आया था कनाडा में, और सेकंड नंबर पे अब अगर बात करो तो भारत में, जहाँ पे ड्यूल जीएसटी चल रही है, ठीक है। तो एक सेंट्रल जीएसटी है और एक स्टेट जीएसटी है, दिस इज कॉल्ड ड्यूल जीएसटी, ठीक है। सही बोले गोरख। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी? Integrated Goods and Service Tax. बिल्कुल सही, Integrated Goods and Service Tax. अब आते हैं क्या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, जैसे कि आपने बता ही दिया है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब हो गया क्या? हाँ बोलो। Supply within state. बिल्कुल सही, सप्लाई विद इन स्टेट। अगर स्टेट के अंदर ही अगर क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सर सप्लाई ऐसे भी बोल सकते हैं ना, when the location बोले। of supply and place of supply is the same state. बिल्कुल सही। इफ द, क्या बोला आपने? इफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन सेम स्टेट। Same state. बिल्कुल सही। देन दैट सप्लाई इज नोन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। Supply sir. नाउ टेल मी व्हाट इज यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी किसे कहते हैं? Union तो ये ध्यान रखिएगा व्हाट इज यूटीजीएसटी। इट इज चार्ज्ड इन यूनियन टेरिटरी। ओके। आप सभी को पता है इंडिया में क्या है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और कितने हैं, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। सर 8 है कि 9 है? 8 है सर, मर्ज हुआ है ना दमन एंड दीव एंड नागर। अच्छा हाँ ठीक है 8 आपके क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ध्यान रखिए फिर से सिंपल सा, यूनियन टेरिटरीज में क्या लगता है? यूटीजीएसटी लगती है। और हाँ स्टेट कितने हैं? अब हम लोग बात करेंगे क्या, व्हाट इज जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है, कोई बताएगा? Sir, to व्हाट इज जीएसटी compensate those कंपनसेशन सेस? states who have revenue loss due to implementation of GST. बिल्कुल सही। तो उनके लिए क्या बनाया गया? जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है। ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन सम स्टेट हैव रेवेन्यू लॉसेस, है ना। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण कुछ ऐसे स्टेट थे जिनको क्या दिख रहा था? रेवेन्यू लॉस, ठीक है ना। और उस रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज अ न्यू टैक्स नोन एज सेस, ओके, टू कंपनसेट दैट रेवेन्यू लॉसेस। उस रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन सेस चार्ज किया, ठीक है, जिसका रेट 1% से लेकर के 260% तक है। क्लियर?
तो ये किन चीजों के ऊपर लगता है? नॉर्मली जीएसटी कंपनसेशन से सबके ऊपर नहीं लगाया गया, लग्जरी चीजों के ऊपर ही नॉर्मली, और कुछ ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं क्या है, अनहेल्दी चीजें, जस्ट लाइक आपने सुना होगा, जस्ट लाइक गुटखा हो गया, टोबैको हो गया, दैट मीन्स टोबैको प्रोडक्ट हो गया, देन कार हो गया, बाइक्स हो गई, है ना, इन सब के ऊपर क्या लगाया गया? इन सब के ऊपर ये सेस लगाया गया है। तो एरोप्लेन हो गया, ठीक है ना, शिप्स हो गया, इन सब के ऊपर ये सेस लगाया गया, और भी लिस्ट है में आप जाके देख सकते हो। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो पैसा आता है एग्जैक्टली जिन स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा या हो रहा है, उनके लॉस को वो कंपनसेट करने के लिए किया गया, लाया गया कंपनसेशन सेस। नाउ व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई का मतलब सिंपल सा है, आप लोग नहीं बता रहे हो तो मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इफ वी सप्लाई 2 or more products or service or both, ठीक है, on a single price which is a naturally bundled is called composite supply। जब हम दो या दो से अधिक प्रोडक्ट या सर्विस या दोनों को ही हम जो कि नेचुरली बंडल्ड है ऑन अ सिंगल प्राइस सप्लाई कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं? तो मिक्स सप्लाई के बारे में अगर डिस्कस करें तो मिक्स सप्लाई भी सेम डेफिनेशन है। इफ वी सप्लाई 2 प्रोडक्ट्स जो और सर्विस, कई सारे प्रोडक्ट का बिजनेस सप्लाई करते हो, और सर्विस और बोथ ऑन अ सिंगल प्राइस, है ना, which is not a naturally bundled, then it is known as mixed supply। now अगला क्वेश्चन उठता है क्या? what is RCM? what is सर RCM? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, तो सर व्हेन रिवर्स रेसिपिएंट चार्ज, इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इज नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बात है, क्या बात है, पूरा एकदम दिमाग में सेट कर लियो। बिल्कुल सही है। when recipient is liable to pay tax to the government then this is known as RCM, ठीक है ना। ओके, इसी का जस्ट कई लोग फॉरवर्ड चार्ज भी पूछ देते हैं, व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज? तो जब सप्लायर टैक्स देता है तो उसको हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, और जब रेसिपिएंट देता है तो हम उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। हु इज कंपोजिट डीलर? कंपोजिट डीलर कौन है? कंपोजिट डीलर कंपोजिशन स्कीम जो ऑप्ट करता है उसी को हम लोग कंपोजिट डीलर कहते हैं, ठीक है। और कंपोजिट डीलर ऑप्ट करने के लिए आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम? कंपोजिशन स्कीम है क्या? तो ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या है, ये किसके लिए बनाया गया है? सर, कंपोजिशन स्कीम इज मेड फॉर स्मॉल बिजनेसमैन और डीलर, ठीक है ना, हु कैन नॉट एबल या हु आर नॉट एबल टू कंप्लीट द कंप्लायंसेस ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी के कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं कर सकते, ओके। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो कंप्लायंसेस का बर्डन झेल नहीं सकते हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम है, ओके। आफ्टर and this option is only available for those dealer whose turnover up to 1.5 crore and after सर now composition scheme की बात समझ में आया सब लोगों को? तो कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? उन्हीं डीलर्स के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है। और दूसरा नंबर, ये किसके लिए बनाया गया कंपोजिशन स्कीम? फॉर स्मॉल बिजनेसमैन जो कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर सकते हैं जीएसटी के, या फिर कह लो जीएसटी का जो कंप्लायंसेस का बर्डन है कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज है कंपोजिशन स्कीम ले लें, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम सब लोग को समझ में आई? इसमें क्या होता है, इन्हें कंपोजिशन स्कीम अगर हम ऑप्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जस्ट लाइक हमें टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा नंबर, हमें HSN कोड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बिल में, ओके। और हमें जो टैक्स के रेट्स होते हैं, किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या टैक्स का रेट होता है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर हम कंपोजिट डीलर है तो हमें आपको पता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर डीलर हो तो आपको 1% टैक्स देना है, अगर आप रेस्टोरेंट हो तो 5%, और अगर सर्विस डीलर हो तो
6% की रेट से आपको जीएसटी पे करनी होगी ऑन द सप्लाई या फिर कह लो ऑन द सेल। तो जितना भी आप सेल करोगे उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो कंपोजिशन स्कीम आप जितना एलोबरेट कर सकते हो उतना अच्छी बात है। ना अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आईटीसी एंड एक्सप्लेन आईटीसी चार्ट। तो आईटीसी क्या होती है और आईटीसी चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए कई बार इंटरव्यूअर कह देता है। तो सबसे पहले तो आईटीसी आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। आउटपुट टैक्स को रिड्यूस कर, जब हम लोग क्या करते हैं इनपुट टैक्स से आउटपुट टैक्स को रिड्यूस करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है तो आप इतना कह सकते हैं व्हेन वी रिड्यूस इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स। जब हम इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सॉरी आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से रिड्यूस करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड इट इज अवेलेबल ओनली फॉर रेगुलर डीलर्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये रेगुलर डीलर्स के लिए है। एक्सप्लेन आईटीसी चार्ट। तो आईटीसी चार्ट सबको याद होगा, किसी को याद है कि नहीं याद है? पहले सर आईजीएसटी, सबसे पहले आईजीएसटी लेस किया जाता है सर। जी हाँ, सबसे पहले हम उसके बाद आईजीएसटी से एग्जॉस्ट IGST करते, फिर इसके बाद सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। एसजीएसटी। अगर इनपुट आईजीएसटी अगर हमारे पास है तो वो इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे आउटपुट आईजीएसटी से, देन अगर फिर भी बैलेंस बच जाता है देन आउटपुट सीजीएसटी से, देन आउटपुट एसजीएसटी से। एसजीएसटी। अगर मेरे पास इनपुट एसजीएसटी है तो सबसे पहले मैं उसे आईजीएसटी से, आउटपुट आईजीएसटी से रिड्यूस करूंगा। उसके बावजूद अगर इनपुट एसजीएसटी में पैसा बच जाता है तो आउटपुट आईजीएसटी एसजीएसटी से रिड्यूस करेंगे। अब अगर मेरे पास इनपुट सीजीएसटी है तो सबसे पहले मैं उसे रिड्यूस करूंगा किससे, इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट को पहले मैं रिड्यूस करूंगा, आउटपुट आईजीएसटी को रिड्यूस करूंगा, ओके। फिर भी अगर इनपुट सीजीएसटी में बैलेंस बच जाता है तो मैं आउटपुट सीजीएसटी को रिड्यूस करूंगा। ये आउटपुट सीजीएसटी। बिल्कुल सही। तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना होगा, आईटीसी चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। नाउ एप्लीकेशन फ्रॉम द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए? जीएसटी REG 01। वी गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन विच फॉर्म। जो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसका हमें फॉर्म, जो सर्टिफिकेट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? सर हार्ड कॉपी। हार्ड, हाँ तो उसका फॉर्म का नाम बताइए। जीएसटी CMP 06 जी नहीं, जीएसटी REG 06 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है जीएसटी REG 06 होता है। हाउ मेनी जीएसटी रिटर्न्स टुडे? इस समय कितने जीएसटी रिटर्न्स हैं? GSTR 1 जो हमें फाइल करना होता है, Yes, और GSTR 3 भी हमें फाइल करना होता है, ठीक है। और अगर हम लॉ की बात करें, जीएसटी लॉ में तो 3 रिटर्न्स हैं, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3। लेकिन सबको पता है हम पूरे दुनिया में हम अपने सॉफ्टवेयर चलवाते हैं और सॉफ्टवेयर में हम नंबर 1 हैं, यानी टॉप में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। लेकिन फिर भी हमारा खुद का जो जीएसटी का सॉफ्टवेयर है अभी उस काबिल नहीं हुआ है तो इसमें 2 आ सके और 3 को हम प्रॉपरली कर सकें। सोचो, अभी तक 3B ही चल रहा है सब्स्टिट्यूट के तौर पे, और अभी रिसेंटली 2A आने लगा है, लेकिन 2A आने लगा है सिर्फ और वो सिर्फ देखने के लिए। उसमें हम कुछ भी एडिट या फिर कह लो कैंसिल या समथिंग कुछ नहीं कर सकते। खैर, तो ये सब आप इंटरव्यूअर के सामने मत बोलिएगा। बस उसने पूछा हाउ मेनी जीएसटी रिटर्न्स टुडे, आपको सिंपल सा क्या बोलना है, GSTR 1 एंड GSTR 3B। व्हाट इज GSTR 1? सर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल हम लोग देते हैं, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। एंड GSTR 3B में क्या होता है, कंसोलिडेट डिटेल होती है परचेज और सेल्स की, यानी इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई की। हाउ मेनी डिजिट्स इन GSTIN? GSTIN में कितने डिजिट्स होते हैं? 15 डिजिट्स होते हैं, बिल्कुल सही। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN? सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिल्कुल सही। नाउ व्हाट इज GSTR 1? GSTR 1
अभी थोड़ी देर पहले बोला, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सर सप्लाई, जिसमें अपना डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, बस इतना ही बोलना है. भाई Now tell me what is GSTR 3B? Outward supply and inward supply in GSTR 3B. ठीक है ना. कंसोलिडेट डिटेल होती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई की. नाउ व्हाट चालान फॉर्म इज यूज्ड टू पे जीएसटी? जीएसटी पे करने के लिए चालान फॉर्म कौन सा यूज करते हैं हम लोग? बोलिए, व्हाट चालान फॉर्म इज यूज्ड टू पे जीएसटी? जीएसटी पीएमटी 06. व्हाट इज एनुअल रिटर्न? जीएसटीआर 9. जो सालाना रिटर्न करते हैं. यस सर. व्हेन ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन जीएसटी इफ टर्नओवर इज क्रॉस 2 करोड़. अगर टर्नओवर आपका 1-2 करोड़ क्रॉस करता है देन आपको ऑडिट, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, बिना ऑडिट के आपका जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल होगा. समझ गए? तो ये हम लोग के जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यस सर. और जो सर ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. सर सर्विस के केस में 1 करोड़ होता है ना सर? क्या चीज? सर सर्विस के केस में सर ऑडिट कराने में सर 1 करोड़ होता है ना जी? नहीं, ये जो आप बोल रहे हो 1 करोड़ नहीं, जीएसटी का अलग रूल है. जीएसटी में सीधा सीधा 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. और आप जब इनकम टैक्स की बात करते हो, ये जीएसटी के अंतर्गत ऑडिट है, जीएसटी लॉ के तहत. और इनकम टैक्स के लॉ के तहत होता है वहाँ सर्विस के केस में 50 लाख, और गुड्स के केस मतलब बिजनेस है, अगर गुड्स है, गुड्स का बिजनेस है, कहने का मतलब बिजनेस है, सर्विस नहीं देते हो मतलब तुम प्रोफेशनल नहीं हो. प्रोफेशनल्स के केस में 50 लाख, बाकी के केस में 1 करोड़. तो एक ऑडिट होती है इनकम टैक्स के अंतर्गत और एक ऑडिट होती है जीएसटी के तहत. समझ में आया? सर जीएसटी में जो सर्विस देते होंगे सर उनका भी 2 करोड़ से मतलब ऊपर होगा टर्नओवर तभी हाँ, audit तभी होगा। ऑडिट कराना है उन्हें. जी हाँ, ठीक है. जीएसटी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट तो उनका 50 लाख के बाद ही हो जाएगा. यानी कि सोचो, अब इससे तुम लोग ये भी समझ रहे होगे कि एक कंपनी जिसका 10-15 या 20-25-30 लाख, या कह लो क्या, सॉरी 25-30 लाख नहीं, करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1000 करोड़ 2000 करोड़, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या क्या कराती होंगी. जीएसटी ऑडिट भी होता होगा उनका, इनकम टैक्स ऑडिट भी होता होगा, कंपनी ऑडिट भी होता होगा. कितनी ऑडिट्स होती है सर ये Audit सारी भी- ऑडिट तो सीए ही करते होंगे? हाँ, कंपनी ऑडिट जैसे सीएस भी कर सकता है. कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो कंपनी लॉ के Yes, sir. वो कंपनी ऑडिट कर सकते हैं, जो सीएस होते हैं. ठीक है. Yes, sir. लेकिन जीएसटी और जीएसटी के इनकम लिए टैक्स की ऑडिट ऑडिट जीएसटी तो सीए. प्रैक्टिशनर भी कर सकते हैं. हाँ, जीएसटी प्रैक्टिशनर ऑडिट नहीं करते हैं भाई, ये गलत बात. हाँ, जीएसटी प्रैक्टिशनर कह रहा हूँ, सीए तो जीएसटी प्रैक्टिशनर ही होता है. बिना जीएसटी प्रैक्टिशनर हुए सीए भी जीएसटी का काम नहीं देख सकता. यस सर. समझ रहे हैं? यस सर. क्लियर है? सर अगर हम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाते हैं सर तो मतलब हम वो ऑडिट कर सकते हैं? ना ना ना, आप नहीं. उसके लिए सीए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. एक बीकॉम जीएसटी प्रैक्टिशनर या बीबीए जीएसटी प्रैक्टिशनर, एमबीए जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन नॉट डू ऑडिट. Yes, और sir. सीए जीएसटी प्रैक्टिशनर यानी जिसके सीए क्वालिफिकेशन भी हो वही ऑडिट कर सकता है. या CWA है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, हालांकि तो कॉस्ट अकाउंट ऑडिट करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कॉस्ट अकाउंट बनता है ना, कॉस्ट ऑडिट भी होती है. सोचो कितने तरह की ऑडिट्स होती है. तो तुमने अभी तो पढ़ लिया, Yes. जीएसटी ऑडिट तुमने पढ़ लिया, इनकम टैक्स ऑडिट पढ़ लिया, फिर एक कंपनी लॉ की ऑडिट होती है, फिर एक होता है क्या, अभी मैंने बोला कॉस्ट अकाउंट ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट जिसको हम लोग बोलते हैं. सर है उसके ना? लिए ICWA बिल्कुल, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑडिट के लिए देखो, एक सीए जो है ना, सीए सबका काम कर सकता है. सीए कॉस्ट ऑडिट भी कर सकता है, सीए कंपनी ऑडिट भी कर सकता है, सीए जीएसटी ऑडिट भी कर सकता है, सीए इनकम टैक्स ऑडिट भी कर सकता है. यानी कि सीए चूंकि सारी चीजें पढ़ाई करता है ना, इसलिए. लेकिन जब जो सीएस होते हैं कंपनी सेक्रेटरी, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑडिट कर सकते हैं, वो दूसरे के टेरिटरी में नहीं घुसेंगे. आईसीडब्ल्यूए सिर्फ कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, वो इनकम टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता. तो फिर बाद में क्या होने लगा ना, सीए लोग क्या करने लगे, आईसीडब्ल्यूए की जॉब भी खाने लगे, उनका भी ऑडिट का काम करने लगे, कंपनी ऑडिट. फिर बाद में हुआ कि नहीं नहीं, सीए को लिमिट करो,
यानी सीए भले उसको आता तो है, वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। नहीं समझे तुम लोग? ये समझ गया सर। हाँ, वरना अगर कंपनी ऑडिट करने लगेगा और अगर कॉस्ट अकाउंट की ऑडिट करने लगेगा तो बेचारे सब ये ICWA किए हुए जो सब है वो सब क्या करेंगे, सब बैठे रहेंगे खाली। सर बेकार हो जाएंगे। सीएमए तो वाले क्या चूंकि करते हैं सर? सीएम में यही है आप लोग का कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट एंड कंपनी का। मैनेजमेंट। हाँ, कॉस्ट अकाउंट एंड कंपनी, ठीक है। ओके। तो ये सब लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये सर। और कई लोग ये भी पूछते हैं ना कि सर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे कई लोग क्यूरियोसिटी होती है सर कॉस्ट ऑडिट में क्या होता होगा, वो चेक करते हैं कॉस्ट सही दिखाई गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो कैलकुलेशन हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट तो इंटरनल रिपोर्ट होती है ना, और चूंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आप प्रॉफिट सही दिखा रहे हो ना, क्योंकि कॉस्ट आप ज्यादा करके आप अपनी प्रॉफिट कम दिखा सकते हो। तो इसलिए आपको पकड़ने के लिए होता है कि कॉस्ट ऑडिट कराओ इसका ठीक से। अगर प्रोडक्ट की प्राइस 8 रुपए 10 रुपए में बेच रहा, 2 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है, 2 रुपए पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर इसकी 6 रुपए आ रही होगी तो ये 2 रुपए तो बचा लिया ना। तो इसलिए ठीक से इसका कॉस्ट चेक करो। इनकम टैक्स ऑडिट में ये चेक होती है कि अपना इनकम आप सही दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, नेट प्रॉफिट सही दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो। जीएसटी में ऑडिट होती है कि भाई जो आपने सेल्स टर्नओवर दिखा रखा है जिसपे आप जीएसटी पे कर रहे हो, वो आपने सेल्स टर्नओवर सही से दिखाया है कि नहीं दिखाया है, आईटीसी सही लिया है कि नहीं लिया, इसकी ऑडिट होती है। कंपनी ऑडिट में ये होता है कि साल भर में जो आप कंपनी चलाए हो तो कंपनी लॉ को फॉलो किए हो कि नहीं किए हो। मीटिंग जैसे होता है कंपनी के 4 मीटिंग करनी होती है, तो वो 4 मीटिंग आपने किया कि नहीं किया, जो भी डिसीजन लिया उसके लिए रिजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, वो सब चीजें चेक होती है। समझ में आया? अरे कुछ यस तो सर। यस बोलो। सर। यस या नो? हाँ, ठीक। तो ये हो गया जीएसटी, हम लोग का कवर हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने MS ऑफिस कंप्लीट कर लिया अभी तक, एक बिजनेस अकाउंटिंग कवर कर लिया, बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली कवर कर लिया, डायरेक्ट टैक्स कवर कर लिया, जीएसटी कवर कर लिया। अब एडवांस्ड अकाउंट्स की चीज हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट्स में मैंने एडवांस्ड अकाउंट के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए थे। अब मेन आता है HR क्वेश्चंस, HR रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। तो HR रिलेटेड क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑलरेडी आपको सुधीर सर ने पढ़ा रखा है, तो HR रिलेटेड क्वेश्चन मैं भी आपको बना के दे देता हूँ, वही क्वेश्चंस नॉर्मली जो सुधीर सर देते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, नथिंग एल्स।